नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन सामाजिक विज्ञान की कक्षा 7 के इतिहास विषय के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर आपकी पुस्तक हमारा अतीत भाग 2 के अध्याय संख्या 7 की बातचीत आज अपन करने वाले हैं। आपके अध्याय 7 जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के संदर्भ में आज अपना इस क्लास से संबंधित पहला वीडियो है। इससे पहले हम आपके 6 अध्यायों की बात कर चुके, जो आपकी लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर क्लास 7 इतिहास करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर सारी वीडियो दी हुई है। तो आप सबसे पहले लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में जाएं, उसके पास में वीडियो के पास में प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। उस प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट दिखी हुई मिलेगी, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 6, क्लास 9, क्लास 10, और सामने आपकी किताब का नाम लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आपको आपकी जो क्लास है उसके ऊपर क्लिक करना। जैसे आप 7वीं क्लास का इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्रमानुसार सारे वीडियो खुलेंगे, अध्याय 1, 2, 3, उसके बाद में उसमें टेस्ट, अभ्यास प्रश्न, ऐसे क्रमानुसार वीडियो खुलेंगे। तो पहले आप वो क्लास देखें, उसके बाद आपके इस 7वें अध्याय की क्लास देखें। अगर देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा 7वां अध्याय आप देख सकते हैं। तो चलो शुरू करें। ठीक है, तो आज इस पार्ट की करते हैं शुरुआत। ओके, पार्ट का नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। सबसे पहले आप फोन को आड़ा कर लीजिए, ठीक है ना, लैंडस्केप कर लीजिए, यानी अगर इस तरीके से फोन होता है तो उसको ऐसे कर लीजिए, ताकि पूरी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से आपको दिखेगी। ठीक है ना। तो उसके बाद में आपके फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और वॉल्यूम भी बढ़ा लीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ सके। चलो, अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहर गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसे क्यों और कैसे हुआ, ये समझना महत्वपूर्ण। इस इतनी लाइनों के अंदर ये बताया है कि अपन ने पहला, दूसरा, तीसरा जितने भी ये अध्याय पढ़े, इसमें अपन ने ये देखा कि बहुत सारी जगह नए नए बदलाव हुए, क्रांतिकारी बदलाव हुए, सांस्कृतिक बदलाव हुए, लेकिन ये बदलाव सभी जगह एक जैसे नहीं थे। प्रत्येक जगह अलग अलग बदलाव हुए। क्यों हुए? क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र के लोग और प्रत्येक क्षेत्र की जो संस्कृतियां हैं वो सब की सब अलग अलग है। इसलिए आगे देखो, इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले ही विभाजित थे। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे उच्च और नीच, यानी ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। देखो, अपना जो समाज है, ये समाज बहुत ही प्राचीन तरीके से बटा हुआ था, या प्राचीन काल में ही भागों में विभाजित हो चुका था, जिसके अंदर ब्राह्मणों ने जो नियम बनाए, उन नियमों के तहत राजा ने ऊंच तथा नीच के नियम लागू किए, यानी उच्च कुल और निम्न कुल, जिसको अपन वर्तमान समय में गरीब या अमीर की संज्ञा देते हैं। ठीक है ना, वर्तमान जो परिभाषाएं हैं उसमें गरीब और अमीर की परिभाषा दे सकते हैं। सबसे पहले चित्र देखिए, चित्र क्या कह रहा है? जनजातीय नृत्य चित्र, संताल चित्र खर्रा, ये जनजातीय नृत्य है। क्या नाम है? जिसका नाम है संताला और खर्रा। आगे देखो, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय कहा जा सकता है। देखो, जनजातीय जो समाज होता है वो अलग विभिन्न तरह तरह के समाजों में विभक्त नहीं होता। जैसे हमारा भारत एक हिंदू राष्ट्र की अपन संख्या देते हैं, लेकिन इस हिंदू राष्ट्र में भी
बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं, जाट समाज, प्रजापत समाज, सुथार समाज, या आप जिस भी समाज से हैं, अपने लिए सभी समाज सम्मान को सम्मान करते हैं अपन उनका। आपके सारे समाज है वो अलग अलग बंटे हुए हैं, लेकिन जो जनजातीय समूह होते हैं उनमें कोई समाज नहीं होता, उनकी एक ही जाति होती है। ठीक है ना। तो यहाँ देखो इसने कहा है कि वे असमान वर्गों में विभाजित थे, अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जा सकता है। कैसे समूह, यानी ऐसे लोग जो नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते हैं, क्या करते हैं, यानी ऐसे लोग जो नियम और कर्म कांड को नहीं मानते और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे, अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जा रहा। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातीय खेती से अपना जीविकोपार्जन मतलब अपना जीविकोपार्जन करते हैं, और कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी या संग्राहक, आगे देखेंगे कौन सा शब्द है। देखो जनजातीय जो लोग होते हैं उनकी महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो क्या होता है, एक तो खेती करते हैं। जनजातीय लोग हैं वो पूर्णतः कृषि के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसलिए वो लोग खेती करते हैं। उसके बाद में खेती करते हैं तो वो जीविकोपार्जन का मतलब होता है जीवन जीने का मुख्य जो साधन होता है, या आजीविका का जो मुख्य साधन होता है वो होता है कृषि। तो ध्यान रखना, जनजातीय जो लोग होते हैं उनके जीवन जीने का जो मुख्य आधार होता है वो आपकी कृषि होती है। ठीक है, जीविकोपार्जन होती है वो उनकी खेती होती है। कुछ दूसरी जनजातियों के जो लोग हैं वो शिकारी करते हैं, यानी शिकार या संग्राहक। शिकार का मतलब है जंगल में जाकर के जीव जंतुओं को मार करके पकड़ना खाना। संग्राहक पशुपालक थे, या तो वो कुछ छानबीन के इकट्ठे करते थे या फिर पशुपालक होते थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं, करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। खानाबदोश का मतलब है अपने खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकना। खानाबदोश का मतलब क्या है, खाने की प्राप्ति के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए भटकना खानाबदोश कहलाता है। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे, और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर वह परिवारों के बीच इनका बंटवारा कर देते। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। इस उपमहाद्वीप का मतलब क्या है, भारतीय क्षेत्र में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती है। ध्यान रखना, जो जनजातीय क्षेत्र है वो ऐसे मैदानी क्षेत्र में निवास नहीं करते। सामान्यतः ये जंगलों में निवास करते हैं, या फिर पहाड़ों में निवास करते हैं, या फिर रेगिस्तानी क्षेत्र में निवास करते हैं, या फिर दूसरी दुर्गम जगहों पर ये निवास करते हैं जहाँ आना जाना काफ़ी मुश्किल रहता है या फिर कठिन रहता है। ठीक है ना। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ इनका टकराव हो जाता है। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया है। देखो आज भी अगर अपन बात करें तो कुछ जनजातियां ऐसी है जो जंगलों में रहती है, जैसे अपना पूर्वी भारत है, यानी जिसके अंदर असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये वाले जो क्षेत्र है इसके अंदर आज भी जनजातीय लोग रहते हैं। अगर अपन राजस्थान के अंदर बात करें तो आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये जो क्षेत्र है इसके अंदर भी जनजातीय लोग रहते हैं जो अपनी संस्कृति के आधार पर चलते हैं। उनका पहनावा भी अपनी जो उनकी प्राचीन जो संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग होता है, या तो उनके जो नृत्य या उनके जो वैवाहिक जो रस्में वगैरह होती है वो भी उन्होंने उनके पुरानी संस्कृति के अनुसार होती है। लेकिन जाति आधारित जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्मों की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाज को धीरे धीरे बदलने का काम किया है। जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहास और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते हैं। देखो जनजातीय लोग हैं वो किसी प्रकार के लिखित दस्तावेज नहीं रखते हैं, इसलिए अपने को इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। लेकिन स्मृत रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ध्यान रखना, जनजातीय लोग हैं देख क्या करते हैं, समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते हैं। यानी उनकी जो मान्यताएं होती है वो बोल करके या फिर उनको प्रदर्शन करके वो अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती है।
आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं-14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। ये चीज ध्यान रखना, कौन सी ऐसी जनजाति है जो काफी ताकतवर व शक्तिशाली थी? तो बात करें कौन सी, देखो पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत ही शक्तिशाली या प्रभावशाली थी, जिसका पंजाब के ऊपर शासन था। यहाँ बाद में गख्खर के लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, खोखर से गख्खर बन गए और उनका मुखिया कमाल खान गख्खर को, उनका मुखिया कौन था? कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया। क्या बनाया? बादशाह अकबर ने उसको मनसबदार बनाया। और मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने वाले पहले लंगहा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल शक्तिशाली जनजाति थी जिसका नाम है बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुल्लों में बटे हुए थे, यानी अलग अलग भागों में बटे हुए थे। और पश्चिमी हिमालय में गढ़ी, यानी पश्चिमी हिमालय की बात करें तो गढ़ी या गढ़रियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व। ओके, वापस अपन यहाँ पे देखेंगे जनजातीय लोग कौन है। तो आपने जो चीज पढ़ी उसको देखो, तब तक मैं पानी पीता हूँ। आप लोग भी अगर पानी लेके बैठे तो आराम से पी लीजिएगा। चल है तो जीवन है, क्योंकि पानी पीना बहुत जरूरी है। आपको पता है ट्रैक्टर वगैरह होते हैं उसमें भी पानी डालते हैं, क्यों डालते हैं? क्योंकि वो गर्म नहीं हो जाए, और अपना भी ये सीपीयू है ज़्यादा गर्म नहीं हो जाए, इसलिए इसको भी ठंडा रखने के लिए अपने को पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है ना? देखो अपन पढ़ रहे हैं कि जनजातीय लोग है कौन। अपने हिसाब से जनजातीय लोग वो है जो दुर्गम स्थानों पर रहते हैं, जैसे कि अपन ने अभी पढ़ा कि जो जनजातीय लोग है वो दुर्गम स्थानों पर रहते हैं। ये चीज़ अपन ने देखी। दुर्गम स्थानों का मतलब है पहाड़ी क्षेत्र या फिर रेगिस्तानी क्षेत्र या फिर जंगलों वाले इलाकों में ये लोग रहते हैं। और इनका कोई लिखित स्रोत अपने को मिलता नहीं है। ये अपनी मौखिक बातों के आधार पर अपने इतिहास को संरक्षित रखते हैं या जिंदा रखते हैं। जैसे अपने इतिहास की बात करें तो अपने इतिहास की कई सारी बातें मिलती है, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, या फिर गीता, रामायण, ये बहुत सारी किताबें अपने को मिलती है अपने इतिहास की बात करें तो। इनके लिपि वाला कोई सिस्टम था ही नहीं लिखने वाला, ये अपनी बातें जो है मुख्य जबान याद रखते थे और बताते थे। ठीक है, आगे बात करें। हालांकि ज़्यादातर देखेंगे तो ये जो जनजातीय समूह है ये बिल्कुल अपने जंगलों में रहते थे, बाकी दुनिया से इनका कोई लेना देना नहीं है। और ना ही अपन ने ऐसा कोई पढ़ा कि किसी भी क्षेत्र के ऊपर जनजातीय क्षेत्र का मतलब शासन रहा हो। लेकिन पंजाब के अंदर एक जनजातीय क्षेत्र था जिसका नाम है, जनजाति थी जिसका नाम है खोखर। क्या नाम है? खोखर नाम है, जो 13वीं सदी के अंदर एक शक्तिशाली जनजातियों का समूह था। गोखर के बाद में वह शक्तिशाली जो मुखिया था वो था, या 13वीं-14वीं सदी में गोखर थी। गोखर के बाद में ये गख्खर बन गई, ये ना खोखर के बाद में क्या बन गई? गख्खर बन गई। गख्खर का जो मुखिया था कमाल खान गख्खर था, कमाल खान गख्खर था, उसको अकबर ने मनसबदार बनाया। मनसबदार का मतलब है खास आदमी। अकबर के अंदर अपन बात करेंगे प्रशासन की, जो आपके 7वीं 8वीं 9वीं क्लास के अंदर है, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे अकबर ने मनसबदार बनाया, या उनके जो मुख्य अधिकारी होते थे उनको आप वो मनसबदार कहता था। ठीक है ना? तो मनसबदार बनाया। और मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरघुन भी वहाँ का एक क्षेत्र था। लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत था। और उसके बाद में बात करें उत्तर पश्चिम में एक विशाल जनजाति और थी जिसका नाम बलोच था। उसके बाद में बात करें, ये जो बलोच लोग थे ये छोटे छोटे कई कुल्लों में बटे हुए थे। कुल्लों का मतलब है भागों में बटे हुए थे। कुल या परिवार, जो कुल का मतलब होता है परिवारों में या अलग अलग भागों में बटे हुए थे। और उसके बाद में बात करें हिमालय क्षेत्र के अंदर तो गडरिये थे। और सुदूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो नागा, अहोम जैसी कई जनजातियां रहती थी।
अब यहाँ पे आपके मैप दिया हुआ, इस मैप में देखो कि भारत की प्रमुख जनजातियां और क्षेत्र, देखो ये देखो दिख रहा है 13वीं और 14वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पे खोखर थे, खोखर के बाद में कक्खर है, यहाँ लंगा है, जंजुआ है, बलूची है, अरगुन है, यहाँ ये समास है, यहाँ पे ये कोली है, ये जाटवास है, ये भील है, यहाँ पे देख अहोम, नागा, खासी, कोच, ये अपने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र के अंदर बात करें तो मुंडा, शेर, आरोन, संताल। उसके बाद में ये खोड, कोयास, बेगस, गोड, गोडवाना क्षेत्र के अंदर भील, कोली, काटीगारा, बेराद, कारोग, बेतर, बादागस और मारवाड़, ये लोग जो है ये अपने प्रमुख जनजातीय समूह है। तो आप इस मैप को देख करके याद कर सकते हैं कि किस जगह कौन से लोग रहते थे। और सबसे पहले अगर बात करें उत्तरी पूर्वी, यहाँ अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपके गडरिये भी है, ठीक है ना, यहाँ पे गडरिये भी है इस तरीके से। आगे देखो, अब अपन ने यहाँ पे एक शब्द देखा था, ये जो लोग थे बलोच, ये कई कुलों में बटे हुए थे, ठीक है। कुल का मतलब होता है परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधित निष्ठा पर आधारित होते थे। अब कुल का मतलब होता है एक ही परिवार से संबंधित जो लोग होते हैं वो होता है। आपने कुल शब्द का प्रयोग सुना होगा कि हमारे कुल के देवता, कुल की देवी, या हमारे कुल का नाम खराब कर दिया। तो कुल का मतलब होता है परिवार, एक ही परिवार की संतानें होती है, उसको कुल कहा जाता है, ठीक है। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। कौन सी शताब्दी? बिहार और झारखंड के अंदर बात करें तो 12वीं सदी में शेर तथा सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में शेर लोगों पर हमला किया, ठीक है, और इन्हें परास्त किया। परास्त का मतलब है हराया, और उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने शेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपने अधीन बना लिया। क्या मैप में इसका नाम दिया गया है? देखो, हाँ ये रहा, ये आपको शेर दिख रहा है, ये एक जनजाति है। और इस जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? बिहार और झारखंड के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बिहार और झारखंड के अंदर पाई जाती है। और 12वीं सदी के अंदर अकबर का सेनापति जिसका नाम है राजा मान सिंह, राजा मान सिंह क्या करता है, इन शेरों के ऊपर आधिपत्य स्थापित करने के लिए 1591 में इसके ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाता है। कुछ एक जो क्षेत्र है उनको, वहाँ के लोगों को या शेर समुदाय को हरा करके उनके साथ में लूटपाट करके वापस चला जाता है। लेकिन औरंगजेब के समय मुगलों ने इन शेर जो जनजाति है इसके ऊपर पूर्णतः कब्जा कर लिया और इन जाति को अपने अधीनस्थ बना लिया, यानी अपना गुलाम बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। और इस क्षेत्र के अंदर जो जनजातियां रहती थी उसके अंदर कौन थे? मुंडा और संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा बंगाल में भी रहते थे। तो कहाँ रहते थे? उड़ीसा, झारखंड और बंगाल। जैसे कि आप मैप देख के पता कर सकते हैं कि उड़ीसा, बंगाल और झारखंड पास पास में स्थित है। तो वहाँ ये लोग रहते थे। कौन? शेर, मुंडा और संताल, ठीक है, ये लोग वहाँ पे रहते थे। देखो आगे बात करें अपन, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, देखो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बैराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। अब देखो कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो पहाड़ियाँ हैं उसके अंदर कौन सी जनजाति रहती थी? कोली और बैराद, और अन्य कई दूसरी जनजातियों का निवास स्थान था। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। ये जो कोली लोग हैं ये गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी भी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते इनमें कई जगह बसे हुए खेतियार और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुशल शिकारी संग्राहक बने रहे।
मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौड़ लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। और जो गौड़ जनजाति है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंदर फैले हुए थे। तो इसके अंदर जो जितनी भी जनजातियों के नाम दिखाए गए हैं, जितनी भी जनजातियों के नाम दिखाए गए हैं, वो आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए कि कौन सी जगह कौन से लोग रहते हैं। वैसे मैं क्लास के अंदर जब नोट्स लिखवाऊंगा तब आपको लिखवा दूंगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि कौन सी जगह कौन सा लोग रहते थे। ठीक है, आगे देखो। रात में भील लोग हिरण का शिकार कर रही है। देखो एक चित्र बनाया गया है, इसके अंदर भील लोग है वो शिकार कर रहे हैं, दिखाए गए हैं। आगे देखो। खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? खाना बदोश का मतलब क्या, मैंने अभी आपको बताया था, चलती क्लास के अंदर ही बताया था। खाना बदोश का मतलब क्या है? खाना बदोश का मतलब है खाने के लिए भटकना। घुमंतु का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग या एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले लोग घुमंतु कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखो। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते रहते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादकों पर निर्भर था। वे खेतियार गृहस्थों से अनाज, कपड़े और बर्तन और ऐसा ही। आगे देखो, यहाँ चित्र दिया हुआ है। घुमंतु व्यापारों की श्रृंखला भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊंट पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। तो ध्यान रखना, भारत के अंदर मेवा कहाँ से लाया जाता था बेटा? मध्य एशिया से। क्या चीज़? मेवा। ये देखो, डोकरो बैठो, ऊँट मान टेके मेवा भरे। ये ऊँट के ऊपर डालेंगे, ऊँट के ऊपर डालने के बाद में कहाँ पे लेके आएंगे? भारत में लेके आएंगे और भारत में इसको बेचेंगे और भारत के अंदर इसका व्यापार करेंगे। ठीक है, चलो। चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों को खरीद कर फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अध्याय 3 बंजारे का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने स्मरणों में लिखा कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियान के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्न की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज होते थे। देखो इधर ध्यान दो। ये जो लोग थे, खाना बदोश और घुमंतु लोग, ये क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपने ऊंट या जो भी इनके पास बैलगाड़ी वगैरह होती थी उसके ऊपर सामान लाद करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और ये व्यापार करते थे। और उस जमाने में जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय वाला व्यापार था। यानी मेरे पास जो वस्तु है, मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता है मैं सामने वालों को दे दूंगा और सामने वाले से मैं नई वस्तु ले लूंगा। जैसे कि मुझे मेरे पास बहुत सारी पानी की बोतल है, ठीक है, और पानी की बोतल है लेकिन इसके अंदर भरने के लिए मेरे पास पानी नहीं है। तो जिस बंदे के पास में पानी है, मैं उसको क्या करूँगा कि भाई तेरे को बोतलों की ज़रूरत है, तो वो बोतलें ले लेगा और उसके बदले मेरे को पानी दे देगा। ऐसा जो व्यापार होता है उसको कहा जाता है वस्तु विनिमय। अब किसी के पास ढक्कन नहीं है तो ये लो, आप ढक्कन ले लो, ठीक है, और मुझे दूसरा ढक्कन दे दो। ठीक है, तो इस तरीके का जो व्यापार होता है उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। जैसे कि आपके दोस्त के पास ब्लैक पेन है लेकिन ब्लू पेन नहीं है, उसको ब्लू पेन की आवश्यकता है, आपको ब्लैक पेन की आवश्यकता है, तो आपने ब्लू पेन देकर के ब्लैक पेन ले लिया, तो ये एक प्रकार का वस्तु विनिमय है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में जो व्यापार का जो तरीका है वो मुद्रा विनिमय, यानी उस पैसे के बदले वस्तु को खरीदना। अब ये लोग जो व्यापार करते थे और इसमें जो ऊंट काम में लेते थे, इन ऊंटों का एक समूह होता था जिसको कारवा कहा जाता था, या फिर इनकी भाषा में टांड कहा जाता था। ठीक है ना, कारवा शब्द का मतलब है ऊंटों का समूह। कारवा जो शब्द है इसका मतलब क्या है? ऊंटों का समूह जिसको कारवा कहा जाता था या फिर टांडा कहा जाता था। ठीक है,
यहाँ शब्द दिया हुआ खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतु लोग होते थे। खानाबदोश का मतलब है घुमंतु लोग। घुमंतु का मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमना। देखो, एक आप घूमने जाते हो, वो घुमंतु नहीं है। घुमंतु का मतलब है बिना उद्देश्य के घूमना, ऐसे ही फालतू भटकना। जैसे आप गली में कभी कभी भटकते हो ना, जब आपकी छुट्टी हो जाती है, या फिर गांव के बच्चे तो आप गांव में इधर उधर भटकते हो ना बिना वजह, कोई काम नहीं है, मतलब सवाल नहीं करना, होमवर्क नहीं करना, पढ़ा है कल शाम रखा रहा, और फरे डिग रही हाथ में लिवड़ा रेत। तो वो जो चीज होती है वो होती है घमंतु। ठीक है ना। तो खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतु लोग होते थे, उनमें से कई पशुचारी होते थे जो अपनी रेवड़ और पशुवृद्ध के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नर्तक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते थे जहां उन्हें पिछले साल का दौरा। अब बंजारे की स्टोरी है, बंजारे की स्टोरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन आगे जानकारी देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बंजारे को पढ़ते हैं। देखो, 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारे का वर्णन किया। पीटर मंडी एक अंग्रेज अधिकारी है जो भारत आया था, और उसने एक बंजारे का वर्णन किया। सुबह हमारी मुलाकात बंजारे की एक टांडा से हुई। टांडा का मतलब क्या है? ऊपर देखो, कारवा, कारवे का समूह, यानी ऊंटों या बैल का जो समूह होता था उसको कारवा कहा जाता था, उसे टांडा कहते हैं। तो सुबह हमारी मुलाकात एक टांडा से हुई। ये कौन कह रहा है? ये आपका अंग्रेज अधिकारी कह रहा है। क्या नाम है अंग्रेज का अधिकारी का? पीटर मंडी। पीटर मंडी कह रहा है कि हाकड़ा दिन उगते ही अपनी मुलाकात क्यों हुई? टांडे हुई। टांडा जिसमें 14,000 बैल, मैंने कहा ना, ऊंटों या फिर बैलों का जो समूह होता था उसको कारवा कहा जाता है, और कारवे को ही टांडा कहते हैं। तो ये आपका मंडी कह रहा है कि हूँ जो ये हाकड़ा उठ्यो, हाकड़ा उठते मैं देखियो कि मेरी मुलाकात जो हुई टांडा से हुई। टांडे के अंदर लगभग 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे, यानी गाडा है बरुड़ा, माता टेकड़ों के चावल और गेहूं। ये बंजारे लोग अपनी पूरी गृह गृहस्थी, बीबी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। टाबर टिंगर हैं हाथे। और एक टांडा में कई परिवार होते थे, बहुत सारे परिवार होते थे। उनका जीने का तरीका उन भरवा वाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते थे। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वो खरीदते थे और उस जगह से ले जाते थे, और जहाँ वह महंगा है वहाँ उसे बेच देते थे। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाते थे जो कि जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टाडा में 700 तक लोग हो सकते हैं। ओहो। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते हैं। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। देखो, पता करें आजकल ऐसा मामला होता है या नहीं होता। अपनी भाषा में देखो, अगर आप गांव के बच्चे हैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अपने गांव में कई बार ऐसा माहौल आता है, या कोई व्यक्ति मेले जा रहे हो, यानी जो पशु मेले बनते हैं, पशु मेले भरे जाते हैं, वहां पर कई लोग आज के ज़माने में भी जाते हैं। देखो, ये पीटर मंडी क्या कह रहा है कि ये बंजारे हैं, इनकी ज़िंदगी कैसी होती थी। बंजारे एक तरीके का व्यापारिक समूह है, ठीक है, तो बैल या ऊंटों के समूह के अंदर अपने जितना भी सामान होता है, जहाँ से सस्ती चीज़ें मिलती थी वो सस्ती चीज़ें खरीद लेते थे। जैसे अपन बात करें बाजरी की, भाई अपने ज़िले के अंदर बाजरी बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो वो सस्ती कीमत में उसको खरीद लेते थे। फिर उसको अपने बैलों और ऊँटों के ऊपर भर करके रवाना होते थे। बीवी बच्चे टिंगर फौज सब साथ में, घोना बकरिया लड़ा सब सब उन ऊँटों के बैलों के गार्डों के नीचे के, या जो भी लारियाँ वगैरह होती थी उसके ऊपर बंधे होते थे। उसके ऊपर डाल के वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और 5 से 6 मील तक ही चलते थे। उसके बाद में ये अपना सामान वगैरह उतार देते थे, बैल बकरियों को चरने के लिए छोड़ देते थे। बिल्कुल ये एक तरीके के व्यापारी थे। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है या जहाँ जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा मात्रा मिल रही थी, उनके उस चीज़ में बेच दिया जाता था, और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई पाबंद नहीं होता था। तो बंजारों की ज़िंदगी के साथ में ही अपन अपनी आज की क्लास की एंडिंग करते हैं। ठीक है, तब तक आप इन बंजारों के साथ में बैठिए, नाश्ता पानी रोटी सब्जी कीजिए, और कल अपन वापस करेंगे। तो आज शाम आप वहीं रुके, कल मैं सुबह आपको लेने आऊँगा अपनी क्लास के साथ। तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, बंजारों से आगे अपना क्या टॉपिक रहने वाला है, क्या चीज़ें अपन ने पढ़नी है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे ना। और ये आगे वाले चैप्टर पे मत जाना, क्योंकि ये एक आपको मगरमच्छ दिख रहा है, तो ये मगरमच्छ खा जाएगा।
इसमें मेरा साथ होना ज़रूरी है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ यहीं तक ही रहें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ या अपने जितने भी स्कूल ग्रुप है उसके साथ में शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।